Welcome to the class of Machine Design and CAD 1. And our today's topic is shaft couplings. Shafts are usually available up to 7 meters of length due to inconvenience in transport. In order to have a greater length, it becomes necessary to join two or more pieces of shaft by means of a coupling. Shaft couplings are used in machinery for several purposes, the most common of which are the following. To provide the connection of the shaft of units that are manufactured separately, such as a motor and a generator, and to provide for disconnection of repairs or alternations. To provide for misalignment of the shafts and to introduce the mechanical flexibility, to reduce the transmission of shock loads from one shaft to another, to introduce the protection against overloads, and it should have no projecting parts. So shaft coupling mainly है क्या? शाफ्ट कपलिंग बेसिकली कपलिंग का वर्ड कपल करने से निकला है। तो शाफ्ट कपलिंग का मतलब ये है कि यू हैव टू शाफ्ट, यू हैव टू कनेक्ट देम। यूजुअली आपके पास जो शाफ्ट्स होती हैं वो 7 मीटर ऑफ लेंथ से ज़्यादा नहीं बनाई जाती, वरना उनकी ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर इनकन्वीनियंस आता है। तो जब आपको पावर ट्रांसमिशन 7 मीटर से ज़्यादा लंबाई के ऊपर चाहिए होती है, यू विल कनेक्ट योर टू शाफ्ट। या आपके पास कोई ऐसे पार्ट्स हैं जो अलग अलग हैं, यानी कि आपके पास एक जनरेटर है, यू हैव टू कनेक्ट इट विद द मोटर टू प्रोवाइड द पावर, आपने इसको चलाना है, यू नीड अ कपलिंग। ये आपने कपलिंग देखी होगी अपनी थर्मोडायनेमिक लैब के अंदर, ये आपको नजर आएगी कि जब आप अपना 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन जो है इंजन एनालाइजर के साथ लगाते हैं, तो इस तरह की कपलिंग जो होती है वो वहाँ पे मौजूद होती है। यानी कि ड्राइवर पार्ट के साथ आप एक कपलिंग को अटैच करते हैं जो ड्रिवन पार्ट को उसके साथ जोड़ देता है, और जो पावर आपको ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर मिल रही होती है वही जो है वो आप ट्रांसमिट करते हैं अपॉन द ड्रिवन शाफ्ट। इसके अलावा अगर दो शाफ्ट आपके पास मिसअलाइंड है, यानी कि उनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कोएक्सियल नहीं है, तो उस केस में भी जो है वो आप कपलिंग्स को यूज करते हुए दो शाफ्ट को जो है ये कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की आपके पास फ्लैंज कपलिंग की एक मिसाल है। सो आपके पास जो कपलिंग है उसका जो मेजर आपके पास पर्पस है, द पर्पस इज बेसिकली टू प्रोवाइड एंड टू ट्रांसमिट द टॉर्क। ठीक है जी, दैट इज शाफ्ट कपलिंग। Requirements of a good shaft coupling. A good shaft coupling should have the following requirements. It should be easy to connect or disconnect. That is important. क्योंकि ये आपके पास टेम्परेरी ज्वाइनिंग टेक्निक्स के अंदर ही आता है, जिसके अंदर आपने एक चीज़ को दूसरी के साथ, यानी कि एक शैफ्ट को दूसरी के साथ फ्रीक्वेंटली कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना है। तो जो इसका सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज इट शुड बी इजी टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट। ये ना हो कि जब ये डिसकनेक्ट आप इसको करें तो ये उसको डैमेज कर दें, इसको अवॉइड किया जाता है। इट शुड ट्रांसमिट द फुल पावर फ्रॉम वन शैफ्ट टू अनदर शैफ्ट विदाउट लॉसेस। ठीक है जी। तो इसके अंदर कोई फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होने चाहिए, यानी कि इसके अंदर कोई रिलेटिव मोशन या स्लिपेज नहीं होनी चाहिए। जो पावर आपकी ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर आपको मिल रही है वही आपको ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर मिलनी चाहिए विदाउट एनी लॉस। इट शुड होल्ड द शाफ्ट्स इन परफेक्ट अलाइनमेंट। इसका जो स्ट्रक्चर है आपके पास कपलिंग का, जैसे आपके पास ये एक मफ कपलिंग है जो हाफ है, दो हाफ्स हैं इसके, और इनको बोल्ट से आपने शाफ्ट के ऊपर टाइट किया हुआ है कि इसकी जो है बनावट इस तरह की होनी चाहिए कि मिस अलाइनमेंट्स को ये रोक सके। इट शुड रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड्स। शॉक लोड्स आपके पास कौन से लोड हैं कि फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एकदम आपके पास लोड की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, तो शॉक लोड्स को ट्रांसमिट ना करेंगे। इट शुड हैव नो प्रोजेक्टिंग पार्ट्स। प्रोजेक्टिंग पार्ट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये आपको बोल्ट बार निकला हुआ नजर आ रहा है। तो जब ये शाफ्ट चलेगी तो जो भी इसके पास वर्कर है उसके इससे जख्मी होने का या उसको हार्म पहुंचने का खतरा रहता है। तो इस तरह की कोई भी इसके अंदर जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। जब आप बात करेंगे कपलिंग की, बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कपलिंग, रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। Shaft couplings are basically divided into two main groups, rigid and flexible. When you talk about the rigid coupling, it is used to connect two shafts which are perfectly aligned. तो दो शाफ्ट जब कोएक्सियल होगी, यानी कि उनकी अलाइनमेंट सेम होगी, बिल्कुल एक लाइन ऑफ मोशन के अंदर या एक लाइन ऑफ फोर्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी, उस केस में जो कपलिंग आप लगाएंगे उस कपलिंग को कहते हैं रिजिड कपलिंग। इसकी आपके पास बेसिक 3 टाइप्स होती है, स्लीव और मफ कपलिंग। जैसे आपने इससे पहले क्वार्टर वाले चैप्टर के अंदर स्लीव क्वार्टर पढ़ी थी, तो क्या होती है कि एक आपके पास हॉलो पाइप था जो आप
दोनों रॉड्स के ऊपर चढ़ा रहे थे। सेम है, आपके पास एक शाफ्ट है, उसके ऊपर आप एक फॉलो जो है वो सिलेंडर को उसके ऊपर कपल कर देंगे, तो दैट इज स्लीव और मफ कपलिंग। सेकेंड इज नोन एज क्लैंप और स्प्लिट मफ कपलिंग और कंप्रेशन कपलिंग। ये भी आपकी स्लीव कपलिंग की तरह ही होगी, लेकिन इसके दोनों पार्ट जो हैं, अपर और बॉटम पार्ट जो है दरमियान से काटे हुए होंगे, या आप इसको बोल्ट से शाफ्ट के ऊपर टाइट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज फ्लैंज कपलिंग। ये आपको एग्जांपल दिखाई गई है फ्लैंज कपलिंग की। फ्लैंज कपलिंग में क्या होता है कि ये आपके पास दो शाफ्ट हैं, उसके आगे एक बड़ा सा बल्ज आउट एरिया या आप कह लें कि प्रोजेक्टेड सा एरिया है, उसके ऊपर बोल्ट लगे हुए हैं और इसके अंदर सुराख हुए हैं। दे आर परफेक्टली अलाइंड विद ईच अदर, that are known as the type of rigid coupling. When you talk about the flexible coupling, it is used to connect two shafts having both lateral and angular misalignment. यानी कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो शाफ्ट का वो मिसअलाइंड है। तो जब दो शाफ्ट आपके पास लिटरली या एंगुलरली मिसअलाइंड होंगी, उस केस में यू विल नीड योर फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग की अगर आप बात करेंगे तो इसकी भी तीन टाइप्स है। बुश पिन टाइप कपलिंग होती है आपके पास, यूनिवर्सल कपलिंग होती है आपके पास, और ओल्डहम कपलिंग होती है आपके पास। नाउ विल डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन। ठीक है जी। तो बिफोर द डिजाइन ऑफ स्लीव और द मफ कपलिंग, हियर सम ऑफ द वीडियोस दैट यू कैन सी रिगार्डिंग कपलिंग। तो इसको देखते हैं पहले। This coupling joins a turbine to a gear reducer. अब ये देखें कि ये बेसिकली दरमियान में आपने कपलिंग लगाई हुई है। ये कपलिंग क्या कर रही है कि दो पार्ट्स को जो है कनेक्ट कर रही है। ड्राइवर से ड्रिवन के ऊपर जो है वो पावर ट्रांसमिट The gear reducer then decreases the RPM of the drive shaft before transferring power to another piece of equipment. Our second example connects the driver, a steam turbine, to the driven equipment, a centrifugal compressor. The turbine supplies the power. The compressor uses the power to compress a gas. The two are linked by the coupling. Another example of a coupling is shown here. This coupling couples the electric drive motor to the reduction gearbox. As you can see, couplings are used in a wide variety of situations to couple or connect two separate shafts or machines. In other words, they are only expected to lock two shafts together, making them operate as a single shaft. ये रिजिड कपलिंग की बात कर रहा है कि आपके पास एक ड्राइवर है, एक ड्रिवन है, या आप दोनों परफेक्टली अलाइन होंगे और आप इनको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे कि ये दोनों शाफ्ट बिहेव करेंगे एज अ सिंगल शाफ्ट। ये इसके ऊपर स्प्लिट मफ कपलिंग या कंप्रेशन कपलिंग जो है ये लगी हुई। The flexible couplings are also used to transmit power from one machine to another, but they are also designed to fulfill other requirements. The requirements could be to correct or surge. Coupling design will determine whether or not lubrication is required, causing basic classes of coupling, a wide variety of types in each of these classes. In fact, there are so many that we will only attempt to cover the basic types in this training module, which provide a solid connection between two shafts, and flexible couplings, which may compensate for some misalignment. Let's look at the rigid types first. One of the simplest rigid couplings is the sleeve coupling. It is a piece of rod with a hole drilled through it and a keyway cut the full length of the inside. Holes are drilled at each end for set screws. ठीक है जी, यहाँ से आप एक शाफ्ट जो है इसके अंदर इंसर्ट करेंगे दूसरी साइड से, और ये कीवे जो है इसके अंदर बनाई गई है ताकि ये परफेक्टली इसके अंदर फंस जाए। The two shafts are connected by pushing them in at each end and tightening the set screws. It allows no movement between the two shafts. Another type of rigid coupling is the split sleeve coupling. This coupling is designed so that the two shafts don't have to be moved to connect them into the coupling. It is split down the middle so the two sides can come together around the shafts. The third common rigid coupling is the flange coupling. These couplings have two flanges, one of which is secured to the end of each shaft. Then the two flanges are bolted together to form the coupling. This type of coupling can be used with two shafts of the same size or with shafts of two different sizes by simply boring each flange half to fit its corresponding shaft.
Either the sleeve type coupling or the flange type coupling can be used where shafts can be precisely aligned, or where shafts are long enough to counteract the effects of very minor misalignment. The problem with using rigid couplings is that two shafts are rarely able to be perfectly aligned. In addition, many shafts have some end float that the rigid coupling cannot compensate for. Usually the shafts are aligned as accurately as possible, then a flexible coupling is used to compensate for any small degree of shaft misalignment, movement, or deflection. Many different types of flexible couplings are used, but probably the most common is the chain coupling. Chain sprockets with specially shortened and hardened teeth are attached to each shaft. Then a piece of double chain is wrapped around them to make the coupling. Chain couplings are flexible enough to tolerate about half of 1 degree of angular misalignment. They're relatively rugged and they're economical. Chain coupling sprockets are available with taper lock hubs and with QD, or quick disconnect hubs. These special hubs clamp themselves to shafts of different sizes, so the bore of the sprocket does not have to fit the shaft precisely. Another type of chain coupling uses standard stock sprockets, like those for power transmission chain drives. These sprockets may be taper lock, QD, or they may have a standard stock bore. The chain for this coupling is special Delrin chain, which has several advantages. It requires no lubrication, it allows for 1 full degree of misalignment, and the pins can be removed to disconnect or reconnect the chain. Although chain couplings are frequently installed without a cover, the use of a cover and grease lubrication will extend the life of the coupling, in some cases by as much as 2 or 3 times. Covers may be plastic or they may be metal. Another common type of flexible coupling is the gear coupling. Each side of this coupling consists of 2 parts. One part is a gear that is mounted on the shaft. The other part, a cover, has internal teeth that mesh with the teeth of the gears on the shaft. The 2 halves are bolted together to assure correct alignment. The gear coupling can also be assembled with shear pins between the halves. Applying too much rotary force or torque to the coupling shears off the pins. The coupling halves, along with the shafts they're attached to, run free. A gear coupling with shear pins is used as a torque limiting device. Many gear couplings allow 1 full degree of misalignment. To allow for greater misalignment, some manufacturers curve the teeth. Depending upon the curvature, as much as 3 degrees of angular misalignment are possible. Some manufacturers also provide gear couplings with wider teeth. The wider the teeth, the more end float the coupling can accommodate. Another type of flexible coupling has a flexible center. For example, one very basic type uses a small piece of rubber hose which is clamped onto each shaft. Another kind of flexible coupling has a flexible rubber center disc, which is inserted between the 2 coupling halves. A similar coupling has a continuous, flexible center ring with notches that are plugged into each end of the coupling. Together, they make a flexible unit that can allow for as much as 2 or 3 degrees of misalignment. All the movement takes place in the rubber. Another style of flexible coupling is referred to as a rubber tire coupling. Shafts are connected to both sides of the flexible tire, and all the flexing occurs in the tire itself. Another kind of coupling is the steel grid coupling. Its 2 halves are connected with a continuous grid of flexible steel. So these are basically the examples that you have seen here कि इंडस्ट्री के अंदर ये किस तरह से जो है फिजिकली आपके पास मौजूद होती हैं और किस तरह से जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए आपके पास रिजिड या फ्लेक्सिबल कपलिंग जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। तो अब हम डिज़ाइन प्रोसीजर की तरफ आते हैं। स्लीव और द मफ कपलिंग जो है ये सबसे पहली टाइप थी आपके पास रिजिड कपलिंग की, इसको देखते हैं। It is the simplest type of the rigid coupling made up of cast iron. It consists of a hollow cylinder whose inner diameter same is that of the shaft outer diameter.
It is fitted over the ends of two shafts by means of a jib head key as shown in the figure. The power transmission from one shaft to another shaft by means of a key and a sleeve. It is therefore necessary that all the elements must be strong enough to transmit the torque. अब इस केस में होता क्या है कि आपके पास एक हॉलो सिलेंडर टाइप होता है जिसको आप मफ या स्लीव कहते हैं। उसके अंदर आपने कीवे की एक स्लॉट बनाई हुई होती है। दोनों शैफ्ट्स को आप उसके अंदर जो है परफेक्टली अलाइन करने के बाद अपनी जो उसके अंदर की है वो फंसा देते हैं और दोनों शाफ्ट जो है वो लॉक हो जाती हैं आपकी कपलिंग के अंदर या स्लीव के अंदर। तो जब भी आप डिज़ाइन करेंगे स्लीव या मफ कपलिंग को आपको स्लीव भी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, आपको की भी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। द यूजुअल प्रोपोर्शंस ऑफ कास्ट आयरन स्लीव कपलिंग्स आर, जो आपके पास आउटर डायामीटर ऑफ द स्लीव होता है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डायामीटर ऑफ द शैफ्ट प्लस 13 मिलीमीटर, और जो आपके पास लेंथ ऑफ द स्लीव होती है दैट इज 3.5 टाइम्स द डायामीटर ऑफ द शैफ्ट। So these two values are fixed. In design of a sleeve or a muff coupling, following procedure is adopted. अब इस प्रोसीजर को देखते हैं। ये आपके पास बताया गया है डिज़ाइन ऑफ अ स्लीव कपलिंग। ये आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है एक स्लीव का। ये आपके पास बेसिकली मफ या स्लीव है, ये जो इसका आउटर बल्ज आउट पोर्शन है। ठीक है जी, ये बताया गया। तो दिस इज बेसिकली कैपिटल L दैट इज द लेंथ ऑफ द स्लीव एंड कैपिटल D इज द डाया ऑफ द स्लीव। ये जो इसके अंदर ये है आपके पास सिलेंडर, दिस इज बेसिकली द शैफ्ट एंड द डाया ऑफ द शैफ्ट इज स्मॉल d। ये आपने जिब हेड की जो है ये इसके अंदर फंसाई हुई है, और इस की जो लेंथ है दैट इज बेसिकली हाफ इन द राइट साइड ऑफ द शैफ्ट एंड हाफ इन द लेफ्ट साइड शाफ्ट। क्योंकि ये दो शाफ्ट हैं आपके पास, तो इसकी लेंथ इतनी रखी जाती है कि ये आधी जो है वो लेफ्ट साइड वाली शाफ्ट के अंदर हो और आधी जो है वो राइट साइड वाली शाफ्ट के अंदर। ठीक है जी। T is torque to be transmitted by this coupling. Tau C is the permissible shear stress for the material of the sleeve. ये shear stress of the sleeve है, और sleeve जो है ये हमने बता चुके हैं कि जब भी आपके पास मफ कपलिंग की बात होगी, आपके पास कास्ट आयरन की बात होगी, तो इसलिए Tau C इसको लिखा है कि that is basically cast iron. The safe value of the shear stress of the cast iron may be taken as 14 megapascal. तो जब कभी भी डिज़ाइन प्रोसीजर के अंदर आपको स्लीव कपलिंग की बात हो और उसके शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ना दी गई हो, बिकॉज यू नो द मटेरियल इज कास्ट आयरन एंड द सेफ वैल्यू इज 14 मेगापास्कल, तो यू कैन अज्यूम दैट वैल्यू एज 14 मेगापास्कल। ठीक है, अदरवाइज आपको मेंशन किया जाएगा डिज़ाइन। वी नो दैट द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ हॉलो सेक्शन, यानी कि इस स्लीव के अंदर से अगर टॉर्क जो है वो आपका जाएगा तो उसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है π/16 टॉ इंटू d4। तो क्योंकि ये हॉलो पार्ट है तो ये आपके पास आ जाएगा π/16 टॉ सी d4 माइनस स्मॉल d4, इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय d। तो जो आपके पास एंड रिलेशन बन रहा है दैट इज π/16 टॉ सी dq1 माइनस k4। दिस इज द रेशियो ऑफ द डाया। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेसेस इन द स्लीव में बी चेक। इसकी वैल्यू जो है वो हम चेक कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे डिज़ाइन के अंदर कि ये वैल्यूज हम कैसे चेक करते हैं। The width and the thickness of the coupling key is obtained from the following proportion. अब आपके पास जो की है उसकी width और बेसिकली उसकी जो हमें लेंथ है वो चाहिए, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए we have different formulas. The length of the coupling key is at least equal to the length of the sleeve. आपकी जो स्लीव की लेंथ है कम से कम इसको उसके इक्वल होना चाहिए, that was 3.5 times of the diameter. ठीक है जी। The coupling key is usually made into two parts so that length of the key is in each shaft. यानी कि दोनों shafts के अंदर आपने इसको insert करना होता है, तो जो इसकी total length होती है आपके पास that is half in the length of the, ये मैं जो आपसे बात कर रहा था, ये आपके टोटल लेंथ कैपिटल L से आपने डिटरमिन की है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाली चीज़ है दैट इज बेसिकली स्मॉल l, यानी कि ये आधी जो है दैट इज इनसाइड लेफ्ट शैफ्ट और जो आधी है आपके पास दैट इज इनसाइड द राइट शैफ्ट। तो जो स्मॉल l होगा वो आपके पास क्या होगा L/2। तो ये आपके पास हमने कहा था कि दैट शुड बी इक्वल टू 3.5 टाइम्स ऑफ द डाया, तो डाया/2 आ जाएगा, ये 3.5 टाइम्स d/2। दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल l। आफ्टर फिक्सिंग द लेंथ ऑफ द की इन ईच शैफ्ट द इंड्यूस्ड शियर एंड द क्रशिंग स्ट्रेसेस में बी चेक। अब बात हो रही है आपकी की।
जब भी की आपकी होगी और उससे टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा होगा तो दो टाइप के स्ट्रेसेस जो हैं वो उसको डैमेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज द शियर स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज द क्रशिंग स्ट्रेस। इन दोनों वैल्यूज को हम जो है क्वार्टर वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो इस केस में भी ये वैल्यूज एज इट इज रहेंगी कि टॉर्क इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय टॉ। अब यहाँ पे टॉ सी नहीं है, सिर्फ टॉ है, बिकॉज द मटेरियल ऑफ द की इज यूज्ड हियर, मल्टीप्लाई बाय डी बाय 2। यहाँ से आप टॉर्क की एक वैल्यू निकालेंगे और दूसरी का रिलेशन आपके पास क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस बाय 2 इंटू सिग्मा सी। अब ये सिग्मा सी कास्ट आयरन का नहीं है, ये सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द की है, ठीक है जी। तो ये क्रशिंग स्ट्रेस की वजह से सिग्मा सी है, मल्टीप्लाई बाय डी बाय 2। अभी एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। डिजाइन एंड मेक अ नीट डायमेंशन एंड स्केच ऑफ अ मफ कपलिंग। अब आपको उसने कहा है कि यू हैव टू डिजाइन एंड देन यू हैव टू स्केच द डायमेंशन ऑफ द मफ कपलिंग which is used to connect two steel shafts। अब आपके पास दो स्टील की shafts हैं which are basically transmitting 14 kilowatts at 350 rpm। तो आपको पावर ट्रांसमिशन P जो है that is given, that is 14 kilowatts, यानी कि 40 into 10 raised to power 3 watts in N, और the RPMs are given which are basically 350 rpm। Material of the shaft and the key is the plain carbon steel। अब आपके पास शाफ्ट और जो की का मटेरियल है दैट इज सेम विच इज प्लेन कार्बन स्टील फॉर विच अलाउएबल शेयर एंड द क्रशिंग स्ट्रेसेस। उनके स्ट्रेसेस भी आपको दे दिए। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 40 मेगापास्कल्स और जो क्रशिंग स्ट्रेस है उसकी जो वैल्यू दैट इज 80 मेगापास्कल्स। मटेरियल फॉर द मफ इज कास्ट आयरन। अब आपके पास जो स्लीव है उसका मटेरियल कास्ट आयरन है और उसके लिए जो अलाउएबल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू भी गिवन है दैट इज 15 मेगापास्कल, ठीक है जी। सो P इज गिवन हेयर, मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ। पावर इज गिवन हेयर, पावर ट्रांसमिशन, RPMs आर गिवन, shear stress for the shaft and the key material is given, crushing stress is given and the value of shear stress for the coupling is given, ठीक है जी। ये वैल्यू जो है ये आपको दे दी। तो सबसे पहले जो है वो आप शाफ्ट डिजाइन में आएंगे तो पावर से आप टॉर्क निकालेंगे, T इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई n। यहाँ से जो है वो आपका टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट आ जाएगा दैट इज 1100 इंटू 10 raised to power 3, या आप कह सकते हैं 1100 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी, न्यूटन मीटर। आगे चलते हैं जी। जब आपने टॉर्क इसका फाइंड आउट कर लिया, नाउ यू विल फाइंड आउट द डाया ऑफ द शाफ्ट। तो डाया ऑफ द शाफ्ट के लिए आपके पास टॉर्क ट्रांसमिशन वाला फार्मूला कि पाई बाय 16 टॉ डी क्यूब। तो टा जो है ये आपके पास टॉ एस आ जाएगा, यानी कि मटेरियल ऑफ द शाफ्ट होगा इसमें। उसमें टॉ की वैल्यू आपको गिवन थी दैट वाज 40, उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट द डाया ऑफ द शाफ्ट। सो द फाइनल वैल्यू फॉर द डाया ऑफ द शाफ्ट इज 52 मिलीमीटर। तो मार्केट में वो जो अवेलेबल आपके पास डाया होगा दैट वुड बी 55 मिलीमीटर, सो यू विल टेक दैट वैल्यू। नाउ यू हैव टू डिजाइन द स्लीव। आपके पास डाया ऑफ द शाफ्ट निकल आया, बहुत इजी जो है वो दो स्टेप्स हैं आपके पास स्लीव को डिजाइन करने के लिए। स्लीव का जो डाया होता है मफ कपलिंग के केस में दैट इज 2 टाइम्स डाया ऑफ द शाफ्ट प्लस 15 मिलीमीटर। डाया ऑफ द शाफ्ट आपने 55 निकाल लिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 and add it in 13 and you will have the dia of the muff or the sleeve that is 125 millimeters. Now length of the shaft, you have to find out the length of the shaft. Very simple relation, 3.5 times of the dia of the shaft, dia of the shaft to 3.5 से multiply कर दिया, that is 195 millimeter, that is basically length of the muff or the sleeve. Now अब हम इसको चेक करेंगे। Now let us check the induced shear stresses in the muff. shear stresses को चेक करेंगे। Let tau c be the induced shear stresses in the muff which is made of cast iron. Since the muff is considered to be a hollow shaft, therefore the torque transmission torque जो है उसकी वैल्यू आपके पास ये है is equal to pi by 16 tau c d4 minus d4 divided by d। डाया ऑफ द आपके पास मफ 125 है, डाया ऑफ द shaft जो है 55 है। इन दोनों वैल्यूज को हमने इसके अंदर पुट किया तो जो सिग्मा सी की वैल्यू आई हमारे पास 2.97। So this value is less than the given value that was 15 millimeters. Since the induced shear stresses in the muff are less than the permissible shear stresses that was 15, so आपने जो डिजाइन किया है that design is safe.
अब मैंने जो आपसे पहले बात की थी वो यही बात थी कि जब आप डिज़ाइन करेंगे कपलिंग के केस में, यू हैव टू डिज़ाइन द कपलिंग एज वेल एज द की ऑल्सो। तो अब हम की के डिज़ाइन की तरफ आएंगे। नाउ वी फाइंड आउट फॉर द शैफ्ट ऑफ 15 मिलीमीटर डायामीटर। तो वो जो आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल की है उसके अगर अंदर आप आएँ तो यहाँ पे 55 के अगेंस्ट इसको देखें, तो 55 आपके पास नहीं है, या आपके पास वैल्यू है 50, या आपके पास वैल्यू है 58। तो डाया ऑफ द shaft है 55, so you will take the larger value and for that value width is 18 millimeters and thickness is 11 millimeters। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिखेंगे the width of the key is 18 millimeters since the crushing stress for the key material is twice than that of the shear। अब ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं तो पैरेलल की के केस में आपके पास विड्थ की वैल्यू थी 18 और आपके पास थिकनेस की वैल्यू थी 11। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की तरफ वापस आएँ तो डिज़ाइन में उसने हमें जो चीज़ें दी हैं की और शाफ्ट के केस में कि टॉ की वैल्यू 40 है और क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू 80 है। तो ये किस केस में होता है? आपका शेयर स्ट्रेस जो 1/2 होता है आपके क्रशिंग स्ट्रेस का, ये जब आपके पास स्क्वायर की होती है। तो स्क्वायर की के केस में आपके पास विड्थ और थिकनेस की वैल्यू जो है वो सेम आती है। सो थिकनेस वुड आल्सो बी 18। तो हम लिख देंगे द थिकनेस ऑफ द की T इज इक्वल टू W दैट इज इक्वल टू 18 मिलीमीटर। तो यहाँ से ही हमारे पास ये आपके पास विड्थ और थिकनेस आ जाएगी आपकी की। अब नाउ लेंथ ऑफ द की इन ईच शाफ्ट दैट इज बेसिकली कैपिटल L/2 195 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप की के अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं उनको भी चेक करेंगे। नाउ लेट अस चेक द इंड्यूस्ड शियर एंड द क्रशिंग स्ट्रेसेस इन द की एज वेल। की के डायमेंशंस हमने निकाल लिए। अब हम चेक करना चाहते हैं कि जो डायमेंशन हमने निकाले हैं उसके ऊपर जो हमारे पास की आ रही है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो जो इंड्यूस शेयर स्ट्रेसेस को और इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेसेस को जो है वो बेयर कर सके। तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या होती है कि T इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय टॉ S मल्टीप्लाई बाय D/2। तो टॉर्क की वैल्यू आपने पुट कर दी, लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 97.5, विड्थ की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 18, टॉ S हम निकालेंगे यहाँ से और D/2 55 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से जो टॉ S की वैल्यू आई है दैट वाज 22.8 न्यूटन पर mm² और जो गिवन टॉ S की वैल्यू थी वो थी 40। तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं वो गिवन लिमिट से कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो डिज़ाइन है की का ये सेफ है और ये परफेक्टली एक्ट करेगा जब शेयर स्ट्रेसेस उसके अंदर जनरेट हो रहे होंगे, बिकॉज द इंड्यूस वैल्यू इज मच लोअर देन द अलाउएबल वैल्यू। अब इसको क्रशिंग के लिए भी चेक कर लेते हैं। क्रशिंग के केस में आपके पास फार्मूला क्या होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस बाय 2 क्रशिंग स्ट्रेसेस मल्टीप्लाई बाय D/2। टॉर्क की वैल्यू उसके बाद लेंथ 97.5, T/2 18/2 आ गया, सिग्मा CS निकालना है और D/2 55/2। यहाँ से जो CS की वैल्यू आई दैट वाज 45.6 और जो गिवन अलाउएबल वैल्यू थी CS की दैट वाज 80 मेगापास्कल। तो ये उससे बहुत कम वैल्यू। Since the induced shear and the crushing stresses are less than the permissible stresses, therefore the design of the key is safe। तो अब आपने इसमें जो डिज़ाइन की थी पहले आपकी स्लीव या कपलिंग वो भी सेफ थी, उसकी भी वैल्यू कम थी, ये जो आपने डिज़ाइन की थी। उसके बाद आपने की डिज़ाइन की वो भी सेफ थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्लीव या ये कप मफलिंग जो है ये आपने डिज़ाइन की है इसके अंदर, ये जो है सेफ डिज़ाइन होगा। तो जितने भी डायमेंशंस आपने निकाले हैं उन डायमेंशंस को डिज़ाइन करने के बाद यू विल मेक अ नीट डायमेंशन स्केच। इसके बाद आप ऑटोकैड के अंदर या सॉलिड वर्क के अंदर ये सारे डायमेंशंस ले जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी स्लीव या मफ कपलिंग जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। आपको डाया ऑफ द कपलिंग पता चल गया, आपको लेंथ ऑफ द कपलिंग पता चल गई, आपको डाया ऑफ द शैफ्ट पता चल गया कि आपने इसके अंदर होल कितना बड़ा रखना है, आपको की के डायमेंशन पता चल गया कि आपने कीवे की स्लॉट के अंदर विड्थ और थिकनेस कितनी रखनी है और कीवे की लेंथ कितनी रखनी है। सो दैट इज हाउ यू डिज़ाइन अ कपलिंग फॉर ए पावर ट्रांसमिशन ऑन द ट्रांसफर। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास दैट इज क्लैंप और द कंप्रेशन कपलिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिट मफ कपलिंग। इन दिस केस द मफ और द स्लीव इज मेड इनटू 2 halves and that are bolted together as shown in the figure।
सो ये आपके पास कपलिंग इट इज़ एज सेम एज योर स्लीव कपलिंग, लेकिन ये जो है वो दो पोर्शंस के अंदर बनाई जाती है, यानी कि ऐसी शाफ्ट जो दो मशीन्स के अंदर लगी हुई हैं जिनको आप हिला नहीं सकते उनकी पोजीशन से, तो आप क्या करते हैं कि स्लीव को उसके ऊपर जो है वो खोल के उसके ऊपर बोल्ट कर देते हैं। द halves of the muff are made of cast iron and the shaft ends are made to abut each other at a single key is fitted directly in the keyway of both of the shafts. One half of the muff is fixed from the below and the other half is placed from the above, and then they are bolted together. The number of bolts may be 2, 4 or 6. ये कोई भी आपके पास combination हो सकता है. And the nuts are recessed into the bodies of the muff coupling. ये इसके अंदर recessed हुआ है. This coupling may be used for heavy duty to moderate speeds. The advantage of this coupling is that the position of the shaft not needed to be changed for assembling and disassembling. आप इसके अंदर कपलिंग को ही खोल लेते हैं, तो इस केस में आपको शाफ्ट को जो है वो बार बार उसकी पोजीशन से जो है वो छेड़ना नहीं पड़ता है। तो क्योंकि ये आपके पास मफ कपलिंग ही है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर बोल्ट लगे हुए हैं, सिर्फ वो फर्क है, बाकी चीज़ें जो है डिज़ाइन के केस में वो सेम है। तो डाया ऑफ द शेफ्ट और द स्लीव ये आपके पास आ जाएगा, डाया ऑफ द मफ और द स्लीव दैट इज 2 times ऑफ द डाया ऑफ द शेफ्ट प्लस 30 एंड द लेंथ ऑफ द मफ इज अगेन 3.5 डाया ऑफ द शेफ्ट। ये इसके अंदर जो है ये बोल्ट्स लगे हैं। बस ये आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स याद रखने होंगे कि कितने आपने लगाए हैं, बाकी सारे होंगे। स्मॉल डी डाया ऑफ द शेफ्ट, कैपिटल डी जो है ये डाया ऑफ द मफ है, कैपिटल एल जो है ये आपके पास लेंथ ऑफ द मफ है, और स्मॉल एल जो है वो हाफ लेंथ ऑफ द कीवे। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं डिज़ाइन के केस में जो आप कंसिडर करेंगे। डिज़ाइन ऑफ द क्लैंप और द कंप्रेशन कपलिंग, डिज़ाइन ऑफ द मफ एंड द की, इन दोनों चीज़ों को आपने डिज़ाइन करना होगा। सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ द क्लैंप बोल्ट। So T is equal to torque transmitted, D is the dia of the shaft, dB is the root or the effective dia of the bolt, N is the number of the bolts, sigma T is the permissible tensile stresses for the bolt material। जब आप इसको उसके ऊपर क्लैंप कर देंगे और पावर ट्रांसमिट होगी तो जो आपके पास बोल्ट है उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, जिसको आप सिग्मा T से डिनोट करेंगे। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मफ एंड द शाफ्ट। जब आप इसको बोल्ट की मदद से टाइट करेंगे अपनी शाफ्ट के ऊपर तो फ्रिक्शन जनरेट होगी, और उसके लिए यू विल नीड अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू, एंड एल इज बेसिकली लेंथ ऑफ द मफ। वी नो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच बोल्ट। अब हर बोल्ट जो है जब क्लैंप करेंगे अपनी शाफ्ट को तो उसके ऊपर एक प्रेशर डाल रहा होगा या एक फोर्स डाल रहा होगा, दैट वुड बी इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इनटू सिग्मा टी। तो d कौन सा इसमें डालेंगे आप, dB यानी कि डाया ऑफ द बोल्ट, dB स्क्वायर इनटू सिग्मा टी। बाकी जो चीज़ें हैं वो मोर और लेस सेम है जो आपकी पिछले केस में थी। फोर्स एक्सर्टेड बाय द बोल्ट ऑन ईच साइड ऑफ द शेफ्ट। अब आपका क्योंकि ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है तो आप इसको लिख देंगे π/4 dB स्क्वायर इंटू सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाय n/2। लेट P इज द प्रेशर। तो प्रेशर आपके पास क्या होगा, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हम ये निकाल चुके हैं, π/4 dB स्क्वायर सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाय n/2 यानी कि हाफ डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया आपके पास कौन सा एरिया होगा, एक साइड का एरिया, यानी कि नीचे वाली या ऊपर वाली साइड जो है माफ की वो क्या होगी, L/2 मल्टीप्लाई बाय डी, या आप कहते हैं D/2 मल्टीप्लाई बाय L। सॉरी, लेंथ जो है वो कपलिंग की सेम रहेगी, डाया जो है वो दो हाफ के अंदर डिवाइडेड है, तो ये आपके पास L मल्टीप्लाई बाय D/2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास प्रेशर आ गया। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द शाफ्ट एंड द मफ। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। म्यू एज इट इज, प्रेशर ये हम निकाल चुके हैं, इसका रिलेशन जो है मल्टीप्लाई बाय एरिया दैट इज हाफ पाई डी इंटू एल, दैट इज बेसिकली एरिया। अब पी की वैल्यू जो है ये यहाँ पे रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो द फाइनल रिलेशन फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी म्यू पाई स्क्वायर बाय 8 dB स्क्वायर सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाय एन, एंड द टॉर्क ट्रांसमिटेड कैन बी कैलकुलेटेड। The value of mu can be taken as 0.3। अगर टार्क जो होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय d/2। तो ये फोर्स जो है इसका रिलेशन इसके अंदर पुट कर देंगे और उसके साथ जो है d/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। द फाइनल वैल्यू विल बी पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 म्यू dB स्क्वायर सिग्मा t इंटू n इंटू d। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन दैट यू विल यूज फॉर द टॉर्क ट्रांसमिशन। ठीक हो गया जी। अभी आते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ, यहाँ से चीज़ें जो हैं वो और क्लियर होंगी। डिज़ाइन अ क्लैंप कपलिंग। तो यहाँ पे आपने क्लैंप कपलिंग को डिज़ाइन करना है।
टू ट्रांसमिट द पावर, पावर की वैल्यू आपको दे दी गई है दैट इज 30 किलोवाट एंड द आरपीएम्स आर गिवन व्हिच आर बेसिकली 100 आरपीएम। द अलाउएबल shear stress फॉर द shaft, जो शाफ्ट है उसके लिए अलाउएबल shear stress की जो वैल्यू है दैट इज 40 and the number of bolts are connecting to halves are 6, so the value of small n is 6. The permissible tensile stress for the bolt sigma t जो है that is 70, the coefficient of friction जो है that is 0.3 and you have to design the clamp. तो सबसे पहले डाया ऑफ द शाफ्ट निकालने के लिए टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टॉर्क। इस टॉर्क की वैल्यू को पावर ट्रांसमिशन वाले फार्मूले में रखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाय 16 टॉ डी क्यू। ये शेयर स्ट्रेस जो है ये आपके पास शाफ्ट का आ जाएगा दैट इज 40। इस वैल्यू को पुट करेंगे, डाया ऑफ द शाफ्ट आ जाएगा दैट इज 71.4, so the available size in the market is 75 mm. Now डिजाइन करेंगे मफ को, वेरी इजी स्टेप कि डाया ऑफ द मफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डाया ऑफ द शाफ्ट प्लस 13, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह टोटल लेंथ निकालेंगे, ये आपके पास दोनों वैल्यू। अब इस वैल्यूज को चेक करेंगे, उसने क्या किया हुआ है इस न्यूमेरिकल के अंदर, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को निकाला हुआ है और एंड में चेक किया हुआ है। सो दैट इज अप टू यू कि आप इन वैल्यूज को निकालने के बाद इंड्यूस स्ट्रेसेस की वैल्यू को दोबारा इस फार्मूले में डाल के चेक कर लें या सारी वैल्यूज एक दफ़ा निकाल के एंड में चेक कर लें, दैट इज अप टू यू। नाउ डिज़ाइन ऑफ द की, विड्थ ऑफ द की, अब क्योंकि आपके पास डाया ऑफ द शाफ्ट जो है दैट इज 75, तो हम उसी वापस चलते हैं उसी टेबल की तरफ। तो 75 में जो आपके पास की आ रही है दैट इज विड्थ इज 22, ठीक है जी। तो इसी से हम इसके विड्थ लेंगे, फ्रॉम द टेबल द विड्थ इज 22 एंड द थिकनेस इज 14, ठीक है जी। ये अब इसमें थिकनेस 14 उसी आपकी टेबल से आई है, इसमें हमने विड्थ को इक्वल नहीं लिया है थिकनेस के, क्योंकि स्क्वायर की नहीं है। कहाँ से पता चला कि आपको क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो गिवन ही नहीं, ठीक है जी। तो वहाँ से ये वैल्यू जो है वो आप नहीं बता सकते, और यू विल ओनली चेक इट फॉर द शेयर स्ट्रेसेस। अब जब आप इसको चेक करेंगे इस की को, तो आप शेयर स्ट्रेसेस के लिए इसको चेक कर रहे होंगे, बिकॉज इसमें क्रशिंग स्ट्रेसेस को आप नहीं चेक कर रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो आपको नहीं गिवन। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ द की वो आपको गिवन थी, तो स्मॉल एल विल बी L/2, वहाँ से आप L/2 यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ डिज़ाइन ऑफ द बोल्ट, अब इसमें आपको बोल्ट भी डिज़ाइन करने पड़ेंगे, सो दैट डाया ऑफ द बोल्ट इज रिक्वायर्ड। सो पावर ट्रांसमिशन इज इक्वल टू वो जो आखिरी रिलेशन हमने निकाला था पाई बाय 16 म्यू dB स्क्वायर सिग्मा टी n इंटू डी। इसमें डाया ऑफ द बोल्ट अननोन है, बाकी सारे पैरामीटर जो हैं वो आपको गिवन है। सो द डाया ऑफ द बोल्ट इज 22 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये चैप्टर 11 जो हमने स्क्रूज वाला पढ़ा था, अगर हम उसके अंदर जाएं तो इस डाई के अगेंस्ट सीरीज हमें बताती है कि इस डाई के अगेंस्ट जो हम बोर्ड ले रहे हैं वो कोड सीरीज का होगा या फाइन सीरीज का होगा, ठीक है जी। तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो M27 ये उसका नंबर है, ये मार्केट के अंदर जाके खरीद सकते हैं। आप नंबर बोल सकते हैं बजाय इसके कि आप मार्केट के अंदर जाके इसका डाया बोलें। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी कंप्रेशन कपलिंग जो है वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। बाकी का जो इसका सेकंड पार्ट है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।